हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वॉरियर्स। और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया कि उपभोक्ता के क्या अधिकार हो सकते हैं और उपभोक्ता के क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और इस चैप्टर में अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व समझने से पहले उपभोक्ता संरक्षण समझ लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का मतलब यह है कि किसी प्रकार का विक्रेता और किसी प्रकार का जो उत्पादन जो करता है वो कहीं ना कहीं उपभोक्ता के साथ किसी प्रकार का चीट ना करे, किसी प्रकार का जो है गलत व्यवहार ना करे, किसी प्रकार से जो है गलत वादे ना करे और उससे जो है हम उपभोक्ता को बचा पाए, तो वही हमारा उपभोक्ता संरक्षण होता है। इसका महत्व क्या है अगर हम बात करें तो एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से है और एक हमारा उत्पादक यानी व्यवसाय के दृष्टिकोण से है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 3 पॉइंट है और यहाँ पर भी 3 पॉइंट मैंने बनाया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट है उपभोक्ता का बड़े पैमाने पर शोषण होता है। शोषण कहाँ कहाँ होता है ये हम देखते हैं। सबसे पहले प्राइस, पी फॉर प्राइस यानी प्राइसिंग को लेकर, यानी आपसे जो है बहुत महंगी कीमत में जो है वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जबकि वो इतनी महंगी कीमत में है नहीं, यानी बिकना नहीं चाहिए। वो क्यों बिक रहा है? क्योंकि जो है जमाखोरी की जा रही है, यानी काला बाजारी की जा रही है, यानी एक तरह से जानबूझकर जो है बहुत सारा प्रोडक्ट स्टॉक कर दिया है। मार्केट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट उपलब्ध ही नहीं है और वो प्रोडक्ट लेने के लिए उसी एक दुकानदार के पास जाना पड़ रहा है और वो उसका फायदा उठाता है और वो आपको महंगी कीमत पर बेचता है। तो यहाँ पर जो है ये होता है। अगला हम बात करें क्यू एंड क्यू। तो फर्स्ट क्यू का मतलब है क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारे जो है वो उसके पास बहुत सारी वेराइटीज के प्रोडक्ट होते हैं लेकिन वो आपको उपलब्ध नहीं कराता, वो 1-2 वेराइटीज के प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई आप जो है सपोज कीजिए कि भाई आप जो है राइस खरीदने गए और राइस खरीदने गए तो आपको बहुत सारी वैरायटी नहीं दिखाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है ऐसी वैरायटी दिखा रहा है जो महंगी वैरायटी है और इसके कारण भी जो है आप कहीं ना कहीं क्वांटिटी के बेसिस पर आप फंस सकते हैं। यानी आपको ये भी कहा जा रहा है इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, तो ये हो सकता है। अगला हम बात करें तो क्वालिटी आपको पता है कि घटिया क्वालिटी का बेच सकता है, हो सकता है कि कॉपी बना के वो बेच रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो किसी प्रकार से जो है मिलावट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये शोषण उपभोक्ता के साथ होता है। अगर हम बात करें A&A, तो A&A मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट, यानी ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाया जाता है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट के रास्ते में फंस जाते हैं और जबकि उनके वादों में किसी प्रकार का जो है वजन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे होते हैं और ये एक जो है उपभोक्ता के साथ शोषण का मामला हो सकता है। अगला हम बात करें तो आफ्टर सेल सर्विस, यानी सेल करवाने के लिए बहुत सारे जो है वादे कर लिए जाते हैं कि आप एक बार खरीदिए, हम ये सर्विस देंगे, ये सर्विस देंगे, लेकिन जब वो खरीद लेते हैं तो आपको सर्विस नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं जो आफ्टर सेल सर्विस को के वादे को लेकर भी उपभोक्ता का शोषण होता है। अब इसको मैं कैसे समझा सकता हूँ आफ्टर सेल सर्विस को? जैसे अगर आप एक बाइक खरीदते हो और उस बाइक से रिलेटेड जो है आपको कोई भी सर्विसेज खरीदने के बाद मिल रही है तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर सेल सर्विस में आती है। जैसे वो जो है ये हो सकता है कि सर्विसिंग जो है 3-4 सर्विस आपको फ्री मिल रही है जैसे नॉर्मल मिलती है, और मान लीजिए इंश्योरेंस को रिलेटेड आपको कुछ ऑफर दिया जा रहा है, वो अगर ये तमाम तरह की चीजें वो नहीं उपलब्ध कर पा रहे हैं तो वो उपभोक्ता का शोषण है। अगला पॉइंट है देखो असंगठित उपभोक्ता। असंगठित उपभोक्ता देखो भारत के अंदर जो है उपभोक्ता संगठित नहीं है और ये बहुत बड़ी समस्या है, इसीलिए हमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जब तक असंगठित उपभोक्ता होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कानून की जरूरत होगी। और यहाँ पर जो है देखो क्या होता है कि जब एकता में बल है, यानी कुल मिला के बहुत सारे लोग जब उस कंपनी के खिलाफ, उस उत्पादनकर्ता के खिलाफ अगर वो आवाज उठाएंगे तभी वो उत्पादनकर्ता कहीं ना कहीं जो है वो उपभोक्ता की बात समझेगा। नहीं तो होता क्या है कि अगर एक व्यक्ति अगर उस उत्पादक के खिलाफ अगर केस करता है तो कहीं ना कहीं उस उपभोक्ता की जिंदगी को ही बर्बाद कर देता है। तो एक तरह से जो है जब तक संगठित उपभोक्ता ना हो जाए, जब तक उपभोक्ता संगठन ना बहुत सारे बन जाए, तब तक जो है बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है कि उपभोक्ता की जो है अज्ञानता। उपभोक्ता वाकई में अज्ञानी है, उपभोक्ता के अंदर जागरूकता की कमी है। हमें जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन को बहुत बेहतर तरीके से चलाने की जरूरत है। हमें उन लूपहोल्स को जो है कहीं ना कहीं हमें समझाने की जरूरत है उपभोक्ता को कि भाई जहां जहां उसके साथ धोखेबाजी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चीजें। अगर हम बात करें व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी उपभोक्ता संरक्षण का महत्व होता है, क्योंकि देखो सबसे पहला पॉइंट है कि जो बेहतर व्यवसाय है वो दीर्घकालिक भी दिखता है। वो दिखता है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मेरे को क्या क्या मिल सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या क्या मतलब क्या होता है कि भाई अगर सपोज कीजिए कि आपका प्रोडक्ट वाकई में बेहतर क्वालिटी का है,
आप जो है बहुत महंगी कीमतों पे नहीं बेचते, तो एक बार अगर आपका उपभोक्ता संतुष्ट हो गया तो बार बार आपके दुकान में आएगा और आपकी कंपनी से या आपके जो है प्रोडक्शन यूनिट पर आएगा और आपसे वो माल खरीदना चाहेगा और आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा, पूरे खानदान को माल बेच देगा। तो व्यवसाय द्वारा समाज के संसाधन का प्रयोग, तो व्यवसाय जो है कोई भी व्यवसाय अगर शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं हवा में नहीं हुआ। अगर हम बात करें मजदूर की, मजदूर कहाँ से आ रहे हैं? समाज से आ रहे हैं। अगर हम पूंजी की बात करें तो पूंजी कहाँ से आ रहा है? आप बैंक से लोन ले रहे हो, लेकिन बैंक में किसने पैसे डाले? समाज के लोगों ने डाले ना। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। दूसरी तरफ मैनेजर आ रहा है तो वो भी समाज से ही आ रहा है, ठीक है। अगर आपको जमीन चाहिए तो आपके समाज के लोगों की ही तो जमीन है, उस पर आप ले रहे हो, उसको आप लेके अपने यूज में ला रहे हो। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं एक व्यवसाय पर समाज की जिम्मेदारी होती है। और अगला पॉइंट आ जाता है सामाजिक उत्तरदायित्व। अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कीजिए और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आपको उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को समझना होगा और ये बड़ा महत्व है। देखिए, एक नैतिक औचित्य भी है, मोरल जस्टिफिकेशन है। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें तो एक नैतिक जो है जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और एक मोरल, जैसे नैतिक जिम्मेदारी क्या होता है? नैतिक जिम्मेदारी की अगर बात करें तो ये हो सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर सिंपल वे में समझाऊं कि अगर बुजुर्ग घर में माता पिता हैं तो एक बच्चे जो उसका बेटा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, एक नैतिक जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अगर एक व्यवसाय जो है वाकई में ग्रो जो हुआ है, व्यवसाय ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाइए, लेकिन कहीं न कहीं उपभोक्ता के जो है किसी भी प्रकार के अधिकार के साथ जो है किसी भी प्रकार से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मोरल जस्टिफिकेशन बनता है। अगर हम अगली बात करें सरकारी हस्तक्षेप, अगर आप देखिए कि भाई सरकारी हस्तक्षेप की अगर बात करें तो सरकार जो है कभी भी आपके बिजनेस पर हावी नहीं होगी अगर वो ये देखती है कि भाई उपभोक्ता के लिए कितना अच्छा ये काम हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि भाई बहुत सारे अमेरिकन कंपनी, चाइनीज कंपनी हमारे इंडिया में आ गए, लेकिन क्या जो भारत की सरकार है क्या वो उसे वैसे ही वो निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। अगर उन्हें लगता है कि वाकई में एक कस्टमर की बेहतर सर्विस मुहैया करा रहे हैं तो बिल्कुल वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और वो उनका साथ देंगे। यानी सरकारी हस्तक्षेप, यानी सरकार का जो कहीं ना कहीं आपके काम काज में किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं डलेगा और वो जो है आपके काम में साथ देंगे। तो कुल मिला के अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपके काम में किसी प्रकार से जो है हस्तक्षेप ना करे तो कुल मिला के आपको उपभोक्ता के बारे में सोचना होगा और उपभोक्ता को बेहतर से बेहतर सर्विसेज आपको जो है देनी होगी। और ये कहीं ना कहीं जो है आपके जो है भविष्य के लिए, आपके व्यवसाय के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता को वैधानिक संरक्षण, और इसे हम जो है कोपरा एक्ट के माध्यम से देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। विशेषताओं में जो है हम टोटल 7 पॉइंट पढ़ने वाले हैं और ये 7 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो मदों का फैलाव यानी सभी वस्तुओं पर, सेवाओं पर लागू। अगर किसी वस्तु और सेवा पर अगर लागू नहीं करवाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली नोटिफाई करता है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट तो क्षेत्र का फैलाव, यानी सभी जगह पर पहले तो लागू है, ठीक है। अब जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। तो यहाँ पर जो है निजी, सार्वजनिक या सहकारी सभी क्षेत्रों में लागू, और निजी, सार्वजनिक, सहकारी आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, उपभोक्ता को 6 अधिकार दिए गए हैं और ये 6 अधिकार में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर जो है समयबद्ध निवारण, ठीक है। समयबद्ध निवारण मतलब क्या होता है कि अगर सामान्य स्थिति है तो 3 महीने में जो है यह एक्ट जो है किसी भी प्रकार से उपभोक्ता की समस्याओं को दूर करेगा। और अगर विशेष स्थिति है, अगर किसी प्रकार से डिटेल में जांच खोजबीन करनी है तो उसमें जो है 5 महीने अधिकतम लग सकते हैं। देखो, उपभोक्ता संरक्षण परिषद यानी जो है उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाया गया है जो उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा करेगा। उपभोक्ता के लिए जो है अतिरिक्त मदद वाला कानून यानी जो है 9 और कानून बनाए गए हैं, और 9 और कानून बनाने के अलावा जो है ये कहीं ना कहीं ये जो कानून है ये और उसको मदद करता है, इसलिए जो है इसे कहा गया अतिरिक्त मदद वाला कानून। यहाँ पर जो है 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र, यानी 3 स्तरीय का मतलब होता है कि 3 होता है, जिला फोरम और राज्य कमीशन और जो है राष्ट्रीय कमीशन। तो कुल मिला के जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये 2 पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि 6th और 7th पॉइंट आपको विस्तार से समझाया जाएगा, तो यहाँ पर 6th पॉइंट आपको समझाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये कहा गया कि भाई उपभोक्ता के लिए अतिरिक्त मदद वाला कानून, यानी जो है ये 9 ऐसे कानून है जो उपभोक्ता को और ज्यादा मदद देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो कानून है अनुबंध अधिनियम, यानी जब भी आप जो है किसी प्रकार का सेल एंड परचेज करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है,
और उस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ना कहीं जो है दोनों ही पार्टीज की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, और उसमें अगर कोई पीड़ित व्यक्ति होता है तो कहीं ना कहीं पीड़ित व्यक्ति के लिए यह कानून खास करके काम करता है, और वो उसको जो है कहीं ना कहीं उसका जो हक है वो दिलवाने की कोशिश करता है। तो ये हमारा 1872 का कानून। ये जो सेकंड है वस्तु बिक्री अधिनियम यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये कहता है कि अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और खरीदने के जो है तमाम तरह के शर्तों को आप पूरा नहीं कर रहे हैं, यानी आपके पास पर्ची नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, तो उस केस में यह कहीं ना कहीं क्या करता है, आपकी मदद करता है। देखिए ये दोनों जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझना है। ये थर्ड पॉइंट है कृषि उत्पाद। तो वो श्रेणी है। श्रेणी मतलब क्या होता है कि आप जो है कहीं ना कहीं एक तरह से श्रेणी बनाते हो कि वे बढ़िया क्वालिटी, खराब क्वालिटी है ना, चिन्हित करते हैं, यानी आप ग्रेड देते हैं। तो एक तरह से कुल मिला के जो है एक मार्क आपको मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से जो है एक मार्क यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो एक मार्क जितने भी, अगर आप आटा खरीदिए, अगर आप चावल खरीदिए, किसी प्रकार का जो है नॉन प्रोसेस्ड यानी जो प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक, तो वो प्रोडक्ट अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कृषि से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदते हैं, तो उसमें एगमार्क का लोगो होता है, और यह जो एक्ट है वो एगमार्क का लोगो प्रदान करता है, और ये कहता है कि हर कृषि के उत्पाद को एक ग्रेडिंग देनी होगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो वो खाद मिलावट जो है निवारण अधिनियम, तो यहाँ पर ये पूरी तरह से इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि ये बिल्कुल अडल्ट्रेशन यानी मिलावट को बिल्कुल भी मना करता है कि किसी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें अगला आवश्यक वस्तु अधिनियम, तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसेंशियल गुड्स होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए जो भी हमारे रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं तो आवश्यक वस्तुएं आती हैं, तो उसकी जमाखोरी नहीं की जा सकती, यानी जानबूझकर आप जो है उसको स्टोर कर रहे हैं कि जिससे कि बाजार में जो है पूर्ति कम हो जाए यानी मिलना कम हो जाए, और कहीं ना कहीं आप उसका फायदा उठाएं और आप महंगी कीमतों पर बेचें, यानी काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग करें। ब्लैक मार्केटिंग मतलब वही चीज है 10 की चीज 20 में बेचना। अगर हम बात करें अगला पॉइंट वाट एवं माप, तो वो वाट मतलब क्या होता है कि भाई आप कहीं ना कहीं वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है माप यानी जो है मापने की बात कर रहे हैं, तो नाप तोल जो हम कहते हैं यहाँ पर, तो प्रमापिक स्टैंडर्ड बनाना होगा कि कुल मिला के जो है 1 किलो अगर है तो 1 किलो हर जगह 1 ही किलो है, ऐसा नहीं कि 1 किलो को कोई 975 ग्राम मान चुका है। तो एक तरह से 1 मीटर है तो 1 मीटर का मतलब 1 मीटर ही है, तो सब में एक बराबर होना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था कि कोई 1 किलो का मतलब अलग जगह पे कुछ और समझा जा रहा है, कहीं 1 किलो का मतलब 1 किलो 50 ग्राम समझा जा रहा है, तो ये समस्या को दूर किया है इस एक्ट में। अगर अगला बात करें भारतीय मानक जो है ब्यूरो अधिनियम, तो देखो यहाँ पर जो है ये जो अधिनियम है बेसिकली ये कहता है, जैसे आपने ISI हॉलमार्क की बात करें, BIS की बात, हॉलमार्क की बात करें, अगर हम जैसे एगमार्क की बात कर रहे थे, FPO की बात करते हैं, किसी प्रकार से प्रोसेस्ड अगर प्रोडक्ट, जैसे अगर मान लीजिए अगर आप जैम खरीद रहे हैं, अगर आप अचार खरीद रहे हैं, पिकल्स जो होता है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं वो FPO का मार्क होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ट्रेडमार्क अधिनियम, यानी हर जो है व्यवसाय का एक ट्रेडमार्क होता है, और उस ट्रेडमार्क के तहत ही आपको काम करना पड़ता है, और वो जो है ट्रेडमार्क कोई और दूसरा व्यवसाय यूज नहीं कर सकते। हल्दीराम है तो हल्दीराम का एक ट्रेडमार्क HR लिख के आता है, तो वो ट्रेडमार्क है। प्रतियोगिता अधिनियम जो है 2002, तो यहाँ पर देखो जो कंपटीशन एक्ट है, ये सबसे पहले क्या होता था, MRTP एक्ट कहा जाता था, तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड जो है प्रैक्टिसेस एक्ट जो 1969 है, उसकी जगह ये एक्ट आया, और ये एक्ट कहता है कि जितना भी कंपटीशन होना चाहिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि उपभोक्ता को उससे फायदा होता है, और कहीं ना कहीं सही कीमत पर उपभोक्ता को वो जो है प्रोडक्ट मिल पाता है। और कंपटीशन अगर नहीं होगा, जैसे अगर बात करें भारतीय रेलवे की बात करें, अगर प्राइसेस बढ़ा भी देता है, तो अगर आप जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है अलग अलग राज्यों में, तो अगर वो प्राइसेस बढ़ा भी देता है तो आप यूज करेंगे क्यों? क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो एक तरह से मोनोपोली, ड्यूपोली, यानी बाजार में अगर 2 ही बेचने वाले हैं, 1 ही बेचने वाले हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें को कहीं ना कहीं यहाँ पे समाप्त करने की बात की जा रही है कि जितना ज्यादा जो है हमारे बाजार में बेचने वाले होंगे उतना ही ज्यादा उपभोक्ता को फायदा मिलेगा, ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हम 7th पॉइंट पे आ रहे हैं, और 7th पॉइंट में मैं आपको 3 टायर जो सिस्टम है उसके बारे में बात करें। तो 7th पॉइंट जो हमारा था वो त्रिस्तरीय जो शिकायत निवारण तंत्र था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शिकायत निवारण तंत्र जो है 3 प्रकार के यहाँ पर है, जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो देखिए यहाँ पर जो आधार क्या है, सबसे पहला आधार है स्तर। एक है जिला स्तर पर जिला फोरम है, राज्य स्तर पर जो है राज्य आयोग है, और देश के स्तर पर, पूरे संपूर्ण देश के स्तर पर
जो है राष्ट्रीय आयोग। एक मैं बताना चाहूंगा, देखिए जरूरी नहीं है कि जिला स्तर पर एक ही जिला फोरम हो, यानी जो है जिला के स्तर पर हम जो है एक से ज्यादा जिला फोरम बना सकते हैं एक जिला में, लेकिन ये एक एक ही होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए संगठन की बात करें, संगठन में जो है एक अध्यक्ष और अन्य 2 सदस्य, तो कुल मिला के एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य, टोटल 3 लोग हो गए। यहाँ पर भी 3 ही लोग हैं, लेकिन एक अध्यक्ष और एक अन्य 2 सदस्य। यहाँ पर जो है एक अध्यक्ष और अन्य 4 सदस्य, यानी यहाँ पर 5 लोग, यहाँ पर 3 लोग, यहाँ पर 3 लोग। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे अध्यक्ष या अन्य 2 सदस्य, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई एक महिला होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर इन तीनों में से एक महिला होनी चाहिए और इन 5 में से एक महिला होनी चाहिए। तो अब तीनों में ही एक एक महिला की बात की गई है। अध्यक्ष की योग्यता की बात करें तो इसमें जो है अध्यक्ष अगर बनना है जिला फोरम में तो जिला न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, और अगर राज्य आयोग में अगर जो है अध्यक्ष बनना है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए, और अगर राष्ट्रीय आयोग में अगर बनना है तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। विवाद की रकम कितनी होनी चाहिए, देखो 0 रुपए से, यानी जो है 0 रुपए तो नहीं, 1 रुपए की बात करें तो 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की जो है हो सकती है। यहाँ पर 20 लाख से 1 करोड़ तक और 1 करोड़ से अधिक, तो ये तीनों पॉइंट है। तो 20 लाख तक आप जिला फोरम में जाएंगे, 20 लाख से 1 करोड़ तक आप राज्य आयोग में जाएंगे, और अगर आप जो 1 करोड़ से अधिक है तो नेशनल कमीशन में जाएंगे। जैसे शिकायत होती है कंज्यूमर फोरम में, तो शिकायत होने के बाद क्या होता है कि वो सबसे पहले जो है वो जो आरोपी व्यक्ति होता है उसके पास जो वो जो है संदेश भेजा जाता है, नोटिस भेजा जाता है कि भाई जो है आपके खिलाफ ऐसी ऐसी शिकायत आई है, और वो अगर जो है दोष अगर सिद्ध हो जाता है उसका, तो यहाँ पर जो है उसके पास ऑप्शंस क्या क्या होता है कि भाई सबसे पहले होता है कि भाई जो भी इसकी रिपेयरिंग हो वो आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आप इसको जो है कोई नई वस्तु ऐसा ही जो है आप दे दीजिए, या ये भी हो सकता है कि अगर नहीं है तो आप जो है इसकी रकम लौटा दीजिए, ठीक है, और जो भी इसका खर्चा है उसके साथ, तो यहाँ पर ये है। लेकिन अगर जो है सपोज कीजिए कि वो जो है जो जिला फोरम की शिकायत की गई थी, जिला फोरम का जो जस्टिस आया था, और उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको राज्य आयोग में आपको करना होगा शिकायत। अगर राज्य आयोग में भी अगर आप नहीं, राज्य आयोग के जो है फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो आपको जो है राष्ट्रीय आयोग में करना होगा। राष्ट्रीय आयोग के भी अगर आप जो है फैसले संतुष्ट नहीं है तो आपको करना होगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी आपको सुप्रीम कोर्ट पे, जो कि एपेक्स कोर्ट है, यानी हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है न्याय की, तो वहां पर आपको करना होगा। तो जो है मिलते हैं आपको जो है इस चैप्टर के जो है 3rd पार्ट में, जिसमें हम कुछ